हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और करंट फोर्स के मामले में एक बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उसका ये कहना है कि उसकी वैक्सीन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह वगैरह का बड़ा खतरा है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी। केंद्र सरकार ने कुछ नवरत्न कंपनियों को, मतलब नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। और भी कई टॉपिक है, महत्वपूर्ण है कि मसालों में एक खास तरह का पदार्थ पाया गया है जिससे कैंसर पैदा हो सकता है। ये सब जानेंगे, इसके अलावा भी कई और क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 1 मई से यानी कल ही से शुरू हो रहा है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जामिनेशन का पूरा कोर्स सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। अगर आपने अब तक वो कोर्स परचेज नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन फैकल्टी है, पूरी टीम है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। तो शुरू करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन कि मंथली करंट अफेयर्स यानी अप्रैल का पूरा मंथली वो आपको 1 मई की सुबह 10 बजे मिलेगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और तमाम ऐप में जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोर्स परचेज हुआ है उन सबको मिलेगा, लाइव चलेगा दोनों जगह। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में कबूला है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? बड़ी भारी बात कही है, मतलब सच्चाई कही है। आंसर का एस्ट्राजेनेका। क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका। ओके, ये ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश फार्मा कंपनी है। उसने अदालत में, वहाँ की हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया है ब्रिटेन में कि कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ये ऐसा उसका कहना है कि बहुत रेयर यानी दुर्लभ मामलों में ही हो सकता है। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था ना, उसी फार्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई। कौन सी? कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की थी कोविड-19 की। और उसी फार्मूले के आधार पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वो कोविशील्ड नाम से ये वैक्सीन बनाई थी। ये क्लियर हो गई बात। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना, भारत में भी बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं कि कोई डांस कर रहा है। अभी हाल ही का एक वीडियो था मेरठ का कि जिसमें एक लड़की एक शादी के इवेंट में डांस कर रही थी और अचानक गिर गई और मर गई। वो हार्ट अटैक आ गया उसकी वजह से। इसके अलावा कई जगह चलते चलते कोई डेथ हो गया। कोई हनुमान का रोल कर रहा है और वो उसकी डेथ हो गई। जैसे फिरोज़ाबाद का एक मामला आया था। ऐसे बहुत अनगिनत मामले हैं, उसके वायरल वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मामला आया है कुछ ऐसा ही मामला है। ओके, वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट है, हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है? तो ब्रिटिश हाई कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किए हैं एस्ट्राजेनेका ने, उसने स्वीकार किया है कि ये दुर्लभ मामलों में क्या हो सकता है। वो हो सकता है, आपको दिखाऊं मैं, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी TTS। क्या कहेंगे? TTS हो सकता है। और इसकी वजह से शरीर में खून के थक्के जमा हो जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। और अगर खून के थक्के शरीर के अलग अलग जगहों पर जमा हो गए तो उससे बहुत ही दिक्कत हो सकती है। क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? अगर ब्रेन में वो खून का थक्का जमा हो गया तो हम लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह की स्थिति हो सकती है। पेट में अगर हो गया तो पेट में की नस में वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। फेफड़े में हो गया तो वो अलग प्रॉब्लम होगी। तमाम जो शिराएँ हैं उसमें हो गया, धमनियों में हो गया, अटैक हो जाएगा हार्ट का। तो ये बड़ा ही खतरनाक एक मामला जो कि एक कंपनी खुद पहली बार स्वीकार कर रही है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही भारत में कोविशील्ड, जो आपने भी लिया हुआ, मैंने भी जो वैक्सीन लिया, मैं उस जब ये खबर आई उसके बाद मैंने भी जो उसका सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड किया, कोविन वेबसाइट से देखा मैंने भी कि कोविशील्ड ही मुझे लगा हुआ था। ओके, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में मतलब कोविशील्ड ही लगाया गया। कितने डोज कोविशील्ड के लगे हैं? तो वो लगे हैं सबसे ज़्यादा भारत में 175 करोड़ ये डोज लगाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कोवैक्सीन लगाया गया 36 करोड़ और कोर्बोवैक्स नाम का जो वैक्सीन है वो 7.3 करोड़ लगाया गया, ठीक है। तो ये कोविशील्ड का ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ है, ये आंकड़ा 175 करोड़ डोज लगाए गए थे। ओके,
कोविशील्ड का नाम इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये उसी एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने जो मिलकर बनाया था वैक्सीन, उसी फार्मूले को एस्ट्राजेनिका कंपनी ने दिया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और उसी के आधार पर यहाँ पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है, तो अब ये मामला कैसे कोर्ट में पहुँचा? जैसे भारत में भी तो बहुत हंगामा होता है, लेकिन सरकार कह देती है कि नहीं नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। दरअसल हुआ ये कि ब्रिटेन में इस कंपनी के खिलाफ, यानी एस्ट्राजेनिका कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं, और पीड़ितों ने एस्ट्राजेनिका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनमें से एक हैं जेमी स्कॉट नाम के शख्स हैं उधर। तो उन्होंने अप्रैल 2021 में वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। शरीर में खून के थक्के जमने से सीधे उनके दिमाग पर असर पड़ा, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई, मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ। और उसी के बाद फिर 2023 में इन्होंने स्कॉट ने एस्ट्राजेनिका कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। फिर मई में, मतलब शिकायत दर्ज अदालत में शिकायत होने के बाद, मुकदमे के बाद मई में कंपनी ने दावा कर दिया था कि उसकी वैक्सीन से TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जो कि ब्लड में थक्के जमने का है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद अदालत में वो जो दस्तावेज कंपनी ने जमा किए उसमें वो पलट गया, कहा कि नहीं नहीं इससे हो सकता है, खून के थक्के जम सकते हैं। हालांकि ये जो मामला है उसका कहना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ऐसा होगा। ओके, और यहाँ आपको बताऊं कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। जैसे शुरुआत में ही जब पता चला इसके बारे में कि इस वैक्सीन से, इस फार्मूले से बनी वैक्सीन से खून के थक्के जम रहे हैं, उसके बाद से वहाँ इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। बाज़ार में आने के कुछ महीनों बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने तो कुछ और भी बातें कही थी कि कुछ और भी बीमारियां हो सकती हैं। एक VITT की भी पहचान की थी, एक सिंड्रोम होता है। लेकिन अभी एस्ट्राजेनिका ने कहा है कि TTS हो सकता है। ठीक है, भारत में भी सवाल उठते रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब वीडियोस वायरल होते रहे हैं मौत के, लेकिन सरकार ने हर बार खारिज किया है। जैसे अभी की बात करेंगे तो अभी एस्ट्राजेनिका का जो मामला आया है उसके बाद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने जो वैक्सीन बनाई है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट का मामला देखने को नहीं मिला है। हालांकि फार्मूला तो वही था। अच्छा, एक और ये पुरानी खबर है, 2023 की है, जनवरी 2023 की है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है ना उन तमाम क्लेम्स को कह रही है कि बिल्कुल गलत है, डिनाई कर रही है कि जो मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो खबरें छप रही है मौत की ब्लड क्लॉटिंग से, ये सारे जो मामले हैं वो बिल्कुल गलत है। तो मतलब सरकार ने भारत में तो मना कर दिया था, लेकिन उसी फार्मूले से जो ब्रिटेन में बनी है वैक्सीन, उसमें उस कंपनी को ये मानना पड़ा एस्ट्राजेनिका को कि उससे बहुत समस्या हो सकती है। ठीक है, सरकार ने अपने रिपोर्ट में, यानी CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये कहा कि कुछ मामूली साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं जो कि हर वैक्सीन में होते हैं, जैसे सिर दर्द हो जाना, थकान, ठंड लगना, ये सब होते हैं, लेकिन कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि एस्ट्राजेनिका ने खुद ही मान लिया है कि उसके जो वैक्सीन है उससे कितना खतरा होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, पूरी बात आपने जान ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा को किस रत्न का दर्जा दिया है? क्या है इसका आंसर सही? आंसर का नवरत्न। ठीक है, नवरत्न का दर्जा कौन देता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक है सार्वजनिक उद्यम विभाग, तो उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इरेडा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो क्या है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है जो कि उन परियोजनाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जो ताज़ा और टिकाऊ स्रोतों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा देने से क्या होगा कि
बहुत सारे फैसले ये वो खुद ले सकेगी, मतलब सरकार पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले की तुलना में। अब सरकार से अनुमति के बिना ही 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश का अधिकार होगा इस कंपनी को खुद को। ठीक है, तो इरेडा उसकी स्थापना हुई थी 1987 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL को किस रत्न का दर्जा दिया है? इसका भी आंसर होगा नवरत्न। नवरत्न का दर्जा दिया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। ये कंपनी उर्वरक और रसायन बनाती है, उससे संबंधित जो सर्विसेज उसमें भी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, मुख्यालय इसका नोएडा में है। और मुख्य तौर पर इसका उत्पादन क्या होता है, तो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, एक नॉर्मल यूरिया और एक नीम कोटेड यूरिया हो गया। इसके अलावा जैव उर्वरक हो गए, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह की चीज़ें का उत्पादन वो करता है जो कि खेती में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बीज हो गया, कंपोस्ट हो गया, कीटनाशक, कुछ और चीज़ें हो गई, तो वो सब, उन सब का निर्माण ये कंपनी करती है। तो अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको, उसे किस रत्न का दर्जा दिया गया? इसमें से क्या है? इसका भी आंसर होगा नवरत्न दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अप्रैल के आखिर में, जब अप्रैल समाप्त हो रहा है, उसी वक्त नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई है। ठीक है, पहले इसे 2 देखा आपने और ये तीसरी कंपनी, तो टोटल अब 19 कंपनी हो गई है। और हुडको की अगर बात करेंगे, हुडको जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो कि बुनियादी ढांचे और हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करता है, वित्त पोषण करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन और MD हैं संजय कुलश्रेष्ठ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम लोग कि नवरत्न कंपनियों का क्या क्या नाम है, कौन कौन सी है 19 नवरत्न कंपनियां। ठीक है, उससे पहले इन सब के बारे में बताऊं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा PSU जो है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी है वो महारत्न होती है। उसके बाद फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न कैटेगरी 1 और फिर मिनी रत्न कैटेगरी 2 होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे उनको दर्जा दिया जाता है वैसे वैसे फाइनेंशियल अधिकार मिल जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, ये भी सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के कि भारत में नवरत्न कंपनियों को दर्जा दिया जाना कब से शुरू किया गया था? तो 1997 से, 1997 से। ठीक है, दर्जा। और महारत्न कंपनियों का दर्जा कब से दिया गया? तो 2009 से। ठीक है, 1997 से नवरत्न दर्जा दिया गया और 2009 से महारत्न का दर्जा दिया गया। ओके, क्लियर हो बात? अब नवरत्न जो है कंपनियां, उन सब के नाम ले लें। तो एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। ठीक है, पांचवी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर अगली कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सातवीं कंपनी है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड। आठवीं है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला नाम है NDMC लिमिटेड। अगला नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, और अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला नाम होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला है ONGC विदेश लिमिटेड। और फिर क्या है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अगला नाम होगा इरकॉन। फिर है राइट्स लिमिटेड। उसके बाद है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा। ओके, 18वीं कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL। और 19वीं कंपनी है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको। ठीक है, तो ये सब हो गई कौन सी कंपनी? ये सब हो गई नवरत्न कंपनियां। टोटल अभी देश में 19 नवरत्न कंपनियां हैं। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि ये बताइए कि MTNL वो महारत्न है या नवरत्न है? तो नवरत्न है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। टोटल जितने भी महारत्न कंपनी है उन सब के नाम देख लें। तो पहली कंपनी का नाम देखेंगे वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
दूसरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड, फिर गेल इंडिया लिमिटेड, फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, फिर NTPC लिमिटेड। इसके अलावा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC, फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, आगे है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये टोटल जो 13 हैं ये हैं महारत्न कंपनियां। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपके लिए। टोटल ये महारत्न कंपनियां हैं 19 के 19। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक है ISPCS मेंबरशिप प्लान। इन सब के ज़रिए क्या मिलता है, फ़ायदा ये है कि अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF, टेस्ट, वीडियो ये सब मिलेगा। साथ में संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट के। PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ नोट्स होता है और वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि आप अगर किसी क्वेश्चन को विजुअली समझना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। और ये आपको अगले 1 साल तक मिलेगा और पिछले भी 2 साल के आपको कंटेंट मिल जाते हैं, ताकि आप तैयारी बेहतरीन कर सकें। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है वो पिछला आता है, तो पिछले 2 साल तक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे UPSC, BPSC में तो देखने को मिला है 2-2 साल के पुराने क्वेश्चन आ गए। वो सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। टेस्ट मिल जाएगा आगे 1 साल के और पिछले भी 2 साल के। ओके, वीडियो मिल जाएंगे और साथ में संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो बेसिक मेंबरशिप प्लान जो है ना वो SSC, पुलिस, टीचर, रेलवे इन सब के लेवल का है। और दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान जो करंट अफेयर्स के लिए है, दोनों ही, वो है UPSC, BPSC, UPPSC, RPSC वगैरह वगैरह जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले पर सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएगा, या सन्मय प्रकाश सर्च कर लीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, डाउनलोड जरूर करिए आप और देखिए तैयारी कैसी होती है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अलावा RPF का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ज्वाइन जरूर करें उसे। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसालों में कौन सा कीटनाशक पाया है जिससे कैंसर का खतरा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके हमारे जीवन से रिलेटेड भी है। आंसर का इथिलीन ऑक्साइड। क्या है? इथिलीन ऑक्साइड। और इससे कैंसर हो सकता है। न्यूज़ भी देख रहे हैं कि आप सोचिए कि आपके मसाले में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या मिला है, तो है एथिलीन ऑक्साइड मिला है। ठीक है, ये कीटनाशक है जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के द्वारा कैटेगरी 1 का कार्सोजेन के रूप में उसको बताया गया है। ये रंगहीन, अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक इन सबको मार डालता है। इसका उपयोग मसाला उद्योग में जो ना वो जो सूक्ष्म जीव है उन सबको कम करने, उन सबको मारने के रूप में किया जाता है। लेकिन वो अगर हमारे शरीर में आ गया मसालों के माध्यम से या किसी भी फूड आइटम के माध्यम से, तो उससे क्या होता है, हमारे DNA को नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक इसके सेवन करने से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे पेट का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ये सब कैंसर हो सकता है। और जो लगातार कैंसर बढ़ रहे हैं तो ये भी मामला हो सकता है कि इसकी वजह से भी जो केमिकल हम लोग खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके इस्तेमाल से सांस में जो जलन होने लगती है वो है, फेफड़े में चोट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द, मितली, उल्टी आना, दस्त और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस पूरे मामले के बाद क्या हुआ है, FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उसने अब कहा है कि अब हम जो है इसकी जांच करेंगे। और उसका कहना है कि हम भी एथिलीन ऑक्साइड को फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो अब हम जांच करेंगे इसकी। वैसे ही उसको पहले ही जांच करना चाहिए था। हालांकि उसने कहा है कि हम भारत में जो प्रोडक्ट बिकते हैं हम उसकी जांच करते हैं, विदेश में जा रहे प्रोडक्ट की जांच नहीं करते हैं। हमारा जो जिम्मा है वो भारतीयों के लिए है। तो ये भी जवाब दिया उसने।
खैर ये जानना ज़रूरी था आपके लिए। अब ये ब्रांड पे आप जा सकते हैं कि ब्रांड में निकल गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ब्रांडों में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार की एक पहल है जिसके तहत उसकी गणना का काम अप्रैल में शुरू हुआ है? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी तहर नाम है, ये पशु है और तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। और तमिलनाडु और केरल में जो नीलगिरी पर्वत है और इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स हैं तो वहाँ पर ये पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम है साकिन। ठीक है, ये जंगली बकरी और भेड़ों के निकट संबंधी माने जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि नीलगिरी तहर की जो गणना है वो हो रही है 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। और इसमें एक ख़ास बात है, इस खबर में आप देख रहे हैं IUCN, क्या नाम, पूरा नाम क्या IUCN का, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो वो पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो। और नीलगिरी तहर की आबादी का अनुमान लगाने का ये प्रयास किया जा रहा है। वैसे प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है ना वो 2022 में शुरू हुआ था, 2027 तक चलेगा। और उसी का एक हिस्सा है कि अब जो सर्वे किया जा रहा है कि टोटल कितने नीलगिरी तहर हैं मौजूद वहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं तमिलनाडु को मैप के ज़रिए। प्यारा भारत है अपना और यहाँ पर है तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधित झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया है? आंसर होगा UNHRC। क्या है? UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। ठीक है, तो उसकी ओर से ये एक फ़ंड लॉन्च किया गया है और इसके बारे में जानकारी 24 अप्रैल को जारी की गई है। लक्ष्य यही है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से उस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। जैसे अफ्रीका की बात कर लें, वहाँ जो सूखा है वो बहुत सारे इलाकों में बढ़ा है, तो वहाँ न पानी है न खाने को है, तो वो लोग तो पलायन करेंगे। तो उन सब को बचाने के लिए, उन सब के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लाइमेट संबंधित। अब देखिए कि क्लाइमेट का कितना असर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का, तो जिसकी वजह से पलायन भी हो रहे हैं और उसके लिए एक स्पेशल फंड भी लॉन्च करना पड़ा है। तो इसलिए आपके एग्जामिनेशन में भी पर्यावरण जो है ना वो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में विस्तार लेता जा रहा है। तो इस फंड के जरिए बांग्लादेश हो गया एक तो पड़ोसी, इसके अलावा जैसे चाड हो गया उधर अफ्रीका का, इथियोपिया हो गया, केन्या, मोजाम्बिक, तो इन सब देशों को मदद दी जाएगी ताकि वो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो दिक्कतें हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, उनको पलायन को रोका जा सके और जो लोग शरणार्थी बन के दूसरे देश में जा रहे हैं उनकी मदद की जाए। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो UNHRC के बारे में जान लीजिए। ये जो संगठन है वो यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको कहते हैं इकोसॉक। तो इकोसॉक का ही उसका एक पार्ट है UNHRC और इसके जो उच्चायुक्त हैं वो फिलिपो ग्रांडी है। इसकी स्थापना की गई थी UNHRC की 1950 में। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ह्यूमन राइट्स को लेकर जो मामले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको ये देखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर का उपरोक्त सभी को, यानी युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, इन सब को ये सेलेक्ट किया गया है। इन सब के बारे में मुझे लगता है आप जानते होंगे। युवराज सिंह को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 26 अप्रैल को। इससे पहले ICC ने उसेन बोल्ट ये रहे और इसके अलावा क्रिस गेल, इनको ब्रांड एम्बेसडर पहले ही नियुक्त कर दिया था। युवराज सिंह वो टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर हैं। क्रिस गेल वो वेस्ट इंडीज़ टीम के सलामी बल्लेबाज। और उसेन बोल्ट, इनके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में काफ़ी चर्चित हैं। अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं, यानी रनर हैं, और 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले ये धावक के रूप में इनको माना जाता है। कहाँ के हैं? मूल रूप से जमैका के। ठीक है, जमैका के।
तो आईसीसी जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है वो 1 से 29 जून तक होने वाला है। कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए, 2 जगह पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 9वां संस्करण होगा, 20 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्टेस फिलेरा नामक दुर्लभ तितली की प्रजाति की खोज की गई है? आंसर का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये ढूंढा गया है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो नेप्टेस फिलेरा जो ये प्रजाति है, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग स्टिक सेलर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में ये पहली बार इसको देखा गया है। आमतौर पर ये व्यापक रूप से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन सब में देखा जाता है। हाँ, कुछ हद तक पूर्वी एशिया में भी देखा जाता है, जैसे कोरिया, जापान, ताइवान, चीन का कुछ हिस्सा, वहाँ पर ये देखा जाता है। ठीक है, इस प्रजाति के दांतेदार पंख होते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है ये। तो ये पहली बार कहाँ मिला है? भारत में। तो मिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी चलते हैं एक बार, प्यारा भारत है अपना, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश जो रेड कलर में हो गया। इसकी राजधानी है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और गवर्नर है केवल त्रिविक्रम परनाइक। अगला क्वेश्चन, यूएई के प्राइम मिनिस्टर ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की अप्रैल में। इस नए एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? आंसर होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काम जो है उस पर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो उन्होंने 28 अप्रैल को इसकी जानकारी दी है और कहा है कि इसकी लागत लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 2.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। ठीक है, ये वर्तमान में जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे 5 गुना बड़ा होगा। 70 स्क्वायर किलोमीटर में ये बनाया जा रहा है। काफ़ी फैसिलिटी यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, तो ये इसका कुछ फोटोग्राफ भी आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ आपको बताऊँ कि यहाँ तो 5 रनवे होंगे, लेकिन 6 रनवे वाला, 6 रनवे वाला जो एयरपोर्ट भारत में बन रहा है, कहाँ पर? दिल्ली के करीब में, नोएडा में, यानी उत्तर प्रदेश का नोएडा में, वहाँ पर बन रहा है वो एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी ओवरलोड है वो, तो उसकी वजह से दूसरा एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि एशिया का सबसे बड़ा बन रहा है। अब देखते हैं दुबई वाला जो बनेगा तो फिर किसकी क्या रैंकिंग होती है। ओके, तो दुबई को भी देख लेते हैं एक बार मैप में, ताकि समझ में आ जाए पूरी बात। ये रहा अपना प्यारा भारत। दुबई कहाँ पर है? तो पश्चिम एशिया में। ठीक है, पश्चिम एशिया में ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी है आबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान। ठीक है, मुद्रा यहाँ की यूएई दिरहम। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और 1 मई को यानी कल ही सुबह 10 बजे देखिएगा ज़रूर, मैराथन वीडियो आ रहा है। अप्रैल का पूरे मंथ का एक वीडियो में कवर करेंगे, हम फटाफट बताएंगे आपको। और एक और बात, क्या आरपीएफ का एसआई कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसकी तैयारी सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर पूरी हो सकेगी। अगर आपने अब तक वो कोर्स परचेज नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर। मात्र 150 रुपये में है और अब रेट भी, उसका प्राइस भी बढ़ने वाला है।